बड़ा परेशान रहने लग गया। क्यों? क्योंकि ये अपना पैसा दिया था, और पैसा दिया और पैसा चला गया लंदन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। ठीक है, पैसा जो हो गया दैट विल बिकम ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक को है ना बड़ी दिक्कत हुई। बैंक ने कहा यार मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है अभी। ठीक है, मेरे ऊपर कम से कम 100 करोड़ रुपए का कर्जा आ चुका है। और अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर बैंक के ऊपर कर्जा आ गया है, बहुत ज्यादा कर्जा आ गया है, 100 करोड़ तो बहुत कम है, बहुत सारा पैसा बैंक के ऊपर एनपीए रहता है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा एनपीए आ गया बैंक के ऊपर, तो बैंक अपना रेगुलर फंक्शन करने में थोड़ा सा कतराएगा। मतलब अब ये लोन नहीं दे पाएगा ना। ऐसे समझो कि आपने किसी को लोन दिया। ठीक है, आपने किसी को लोन दिया, आपने भाईचारे में लोन दे दिया कि भाई ठीक है वो दे देगा मेरे को वापस पैसा। उसने कहा कि मैं नहीं दे रहा। तो आप कभी अब दूसरे को लोन दोगे तब आप 100 बार सोचोगे ना कि यार मेरे 10 लाख रुपए उसके पास पड़े हैं, अब मैं किसी को लोन दूं, कैसे दूं, क्या दूं, उसको 10 बार सोचोगे। फ्रीली तो नहीं दे पाओगे। जितना फ्रीली आपने इसको दिया था उसको नहीं दे पाएगा वो सेकंड पर्सन को। इसी तरह से बैंक भी ये सोच रहा है कि भाई मैंने लोन दिया था और लोन मेरा एनपीए हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरा लोन तो एनपीए हो गया है। तो बोला हाँ यार बात तो सही है, तुम्हारा लोन एनपीए हो गया, तो अब मैं दूसरा जब लोन दूंगा तो दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी, कहीं वो भी एनपीए ना हो जाए, ये बैंक सोचता रहेगा। और किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर बैंक अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो इकोनॉमी खतरे में है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर पैसा जमा कराते हैं बैंक के अंदर, बैंक जो होता है वो लोन पर पैसा देता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी अडानी ये सब क्या करते हैं, ये सब इस लोन पे पैसा उठाते हैं और फिर अपना बिजनेस करते हैं। इनके पास खुद के पास थोड़ा ना पैसा होता है, ये पूरा का पूरा बैंक से उठा के अपना बिजनेस करते हैं। तो हमारा कोई भी अगर तुम देखो, कोई भी जो बड़ा बिजनेसमैन होगा उसने बैंक से लोन लिया ही होगा। आप सोचो कि सैलरी से पैसा उठाएं और सैलरी से पैसा उठाकर फिर अपन बैंक बिजनेस खोल ले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर बैंक जो है क्या कर रहा है, एक तरह से बैंक जो है इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है, तभी जाकर इकोनॉमी चल रही है। पर बैंक के दिमाग में ये भाई मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा हो चुका है, पिछले वाले को दिया था उसने भी नहीं दिया, तो मैं इसको भी नहीं दूंगा, क्या करूं। ये सब चीजें करेगा। दूसरा यार उसका कोर्ट केस भी चल रहा है, उस कोर्ट केस के अंदर भी मेरे को जाना है, विजय माल्या वाले में है ना, ये हियरिंग चल रही है अभी, और ये सब चीजें, चलो आधा ध्यान इसका इसमें है कि यार वो पैसा आ जाए पहले। आप भी किसी को पैसा दोगे तो ये सोचोगे ना यार वो 10 लाख रुपए पहले आ जाए, फिर अपन देंगे। तो अभी इसको तो बाद में देखते हैं, अभी अपन इसके अंदर और चीजें देख लेते हैं, ये वाला केस अपन देख लेते हैं। तो बैंक पूरा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। दिमाग आधा तो विजय माल्या के अंदर रहेगा, आधा इस बात में कि कहीं कहीं ये जो है वो विजय माल्या ना हो जाए, इस चीज में रहेगा। तो इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर इकोनॉमी कि जब बैंक्स का एनपीए बढ़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता है, तो इट्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। अब आगे चलकर आपको ये सब चीजें भी बताएंगे। ठीक है, कि कितना एनपीए है, कौन से पब्लिक बैंक के अंदर, प्राइवेट बैंक के अंदर कितना एनपीए, वो सब चीजें भी डेटा आपको देंगे। राइट, पूरा डेटा वाइज भी आपको चीजें समझाई जाएंगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये सब चीजें चल रही थी, तो ये बैंक कैसे सोच रहा है यार काश मेरे पास कर्जा नहीं होता, इतना सारा कर्जा मैंने ले रखा है भाई, माय गॉड, 100 करोड़ रुपए तो मेरा लौट के ही नहीं आएगा, ये तो एनपीए बन गया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसी को कैसे पैसा दूं, क्या करूं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी देख रही है कि यार हाँ भाई हमारी क्या है, इकोनॉमी खराब हो रही है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर बहुत सारा एनपीए हो चुका है। तो बैंक ऐसे सोच रहे हैं, काश मेरा एक और पुनः जन्म हो जाए मेरा, ये जिंदगी तो भाई कर्जे में चली गई, काश मैं वापस से जन्म ले लूं एक बार धरती पे, है ना, काश मेरा वापस जन्म हो जाए एक बार। ये बैंक सोच रहा है। अब जब ये बैंक सोच रहा है ना, तब बैंक के दिमाग में अंदर अंदर ये चल रहा है कि काश मेरा वापस से जन्म हो जाए धरती के अंदर। ठीक है, तो आप ये समझोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये काश मेरा एक कर्जा कोई किसी तरह से हट जाए, मेरे ऊपर से कर्जा हट जाए ये, तो फिर मैं क्या हूं, वापस से मैं जिंदगी स्टार्ट करूं, और अब ये मैं वापस गलती नहीं करूंगा। तो इस चीज के लिए, इस पुनर्जन्म के लिए ही एक कॉन्सेप्ट आया दैट इज नोन एज बैड बैंक। अब बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, विल लेट यू नो। ठीक है, बैड बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। पर सबसे पहले ये समझिए कि क्या सिस्टम क्या है, कि बैंक जो है
इसका काम ये है कि डिपॉजिटर से पैसा लेना और बोरोवर्स को देना। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ द बैंक। बैंक का ये काम नहीं है कि डिपॉजिटर जब पैसा नहीं दे रहा है तो उससे कैसा पैसा लिया जाए, इसमें बैंक की एक्सपर्टाइज नहीं है साहब। कि डिपॉजिटर मान लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब इससे कैसे निकलवाना है, इससे कैसे वसूली करनी है, तो बैंक के अंदर वसूली वाला इसके अंदर एक तरह से टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है। ठीक है। और ये जो हमने ये समझ ही लिया कि 100 करोड़ रुपए का अगर बैंक के ऊपर कर्जा है तो वो आगे इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने ये भी समझ लिया कि बैंक का आधा ध्यान इसके अंदर रहेगा, एनपीए मेरा इतना बड़ा बना। अगर मान लीजिए कोई बैंक के पास आए कि यार बैंक इतना परेशान क्यों लग रहा है, अरे भाई क्या बताऊं तू तुझको, 100 करोड़ रुपए का मेरे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और मेरा 100 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ना, वो मेरे को उम्मीद ही नहीं है कि वो वापस आएगा, और ना मैं अब किसी को लोन देने पा रहा हूँ, ना रात में सो पा रहा हूँ। रात में विजय माल्या के सपने आते हैं कि विजय माल्या पैसा देकर भाग गेट के बाहर रखकर चला गया है, और ठक ठक करके मैं खोलता हूँ तो इतने में कुछ दिखता नहीं है, क्या करूंगा। तो ये बोलता है यार सुन, तू एक काम कर, तेरा ये 100 करोड़ रुपए का एनपीए मेरे को दे दे। बैंक बोलेगा पागल है क्या, 100 करोड़ का रुपए का एनपीए कैसे दे दो, तो बोले पूरी बात सुन, और इसके बदले में तू रख ले 95 करोड़ रुपीज, या फिर 90 करोड़ रुपीज रख ले। बैंक बोलेगा अरे भाई तू तो देवता है, मतलब ठीक है यार, 10 करोड़ रुपए का मेरे को लॉस हुआ, पर अभी तो 100 करोड़ का ऐसा कर सकता है क्या, तो यार सही सही बता यार, मजाक मत कर, गरीब आदमी का मजाक मत उड़ा है। बोला हाँ सही बात है, 100 करोड़ का एनपीए तू मेरे को दे, बदले में रख 90 करोड़। मतलब ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, ये एक तरह से एनपीए खरीद रहा है बैंक का। फिर बैंक ने बोला चल यार चाय पीता जा, भाई चाय लेकर आओ, साहब आए चाय लेकर आओ। बैठा, इस बंदे से पूछा यार तू ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब मेरा तो सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, मेरे को तो एक तरह से रिवाइव कर दिया तूने। बोले हाँ मैं मैं इसीलिए आया हूँ तेरे पास। बोले यार आप तो साक्षात भगवान हो, आप मतलब उसका करोगे क्या मेरे को ये बताओ, 100 करोड़ के एनपीए। ये बोलेगा कि मेरे को है ना एक्सपर्टाइज है, मेरा काम ही है कि लोगों से वसूली करना। ये 100 करोड़ रुपए मैंने तेरे से 90 करोड़ रुपए में खरीदा है ना, मैं उसको देखना, मैं इसको 95 करोड़ या फिर 100 करोड़ में ही बेच दूंगा, उससे किसी तरह से पैसा निकलवा लूंगा। समझ में आ रहा है। तो बोले ये कैसे करोगे, बोले इसके अंदर मेरा एक्सपर्टाइज है, जैसे तेरा बैंकिंग के अंदर एक्सपर्टाइज है ना, तू यहां से पैसा लेता है, इधर का टॉपी उधर पहनाता है, ठीक है, वैसा मेरा एक्सपर्टाइज ये है कि मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, मैं एक तरह से एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी हूँ। बोले ओके तुम एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी हो, ओके, तो तुम ये पैसा लोगे मेरे से, 100 करोड़ रुपए का एनपीए तुमने लिया है, और तुम कह रहे हो कि इसको 95 से 100 करोड़ में तुम बेच दोगे, या फिर इसका एसेट का रिस्ट्रक्चर कर दोगे, तुम रिवाइव कर दोगे, मतलब ठीक है कोई रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे। बोले हाँ। बोले अच्छा यार तुम तो बहुत बड़े आदमी हो यार, फिर तो चलो ठीक है, मेरा तो क्या है, मेरे को तो 90 करोड़ रुपए आ गया, मेरे को तो 100 करोड़ रुपए का पूरा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 100 करोड़ रुपए कभी नहीं आएगा, चलो कुछ तो आया, 90 करोड़ रुपए तो आया, थैंक गॉड, और थैंक्स टू यू। इसको हम कह रहे हैं बैड बैंक, दिस इज नोन एज बैड बैंक। बैड बैंक वो बैंक है जो एनपीएस को खरीद लेता है एट ए डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस। 100 करोड़ का एनपीए था, 90 करोड़ के अंदर वो खरीद लिया, और वो एक तरह से उसका एक्सपर्टाइज है कि वो जो होगा वो क्या करेगा, वो सामने वाले से वसूल कर लेगा पैसा। उसका पूरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है ऐसा, जो कि सब कुछ जानता है कि किस तरह से जो है रिकवरी करनी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए डिपॉजिटर ने पैसा ठीक है जमा कराया, वो किस तरह से करना है वो उसको सब कुछ पता और बैंक ने पैसा दे दिया। अब एक्चुअल में किस तरह से होता है ये तो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, जब हम इंडस्ट्रियल सिकनेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम सरफाई तो डिपॉजिटर ने अपना पैसा जमा कराया बैंक को, बट अभी बैंक ने कहा ठीक है ये पैसा उठाकर मैं दे देता हूं, बेसिक फंक्शन समझ में आ गया। और इस पे बैड बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है, बैड बैंक इज एन एंटिटी दैट डिवाइड्स एनपीएस और डिस्ट्रेस्ड लोन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्टली एट द डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस। तो
मतलब कभी कभार इसका जो एसेट है, ये एसेट होता है ना, ये देखो यहाँ तक तो एसेट अगर मान लो किसी बोरोवर को ही देता, बोरोवर्स का लेता, मान लो 100 रुपीज कर लेगा इसका, या फिर इसके अंदर कर लेगा, फिर ठीक है, सब कुछ हटा उठो के इसके पास 100 रुपीज थे, क्या होता है, 100 रुपीज ने किसी बोरोवर को दे दिए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बोरोवर को दिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो बोरोवर उसको रिटर्न करेगा। बैंक एक तरह से सारे बैंक, ये एक तरह से एसेट हो गया बैंक का, सारे बैंक्स का एक तरह से जो भी नॉन 100 रुपए मेरे को कमा कर उसको खरीद लेगा। बट कभी कभार ये एसेट परफॉर्म नहीं करता, कचरा जो है वो परफॉर्म करने का मतलब, अभी देखो अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने 110 रुपए प्रोडक्टिव एसेट बनाकर, कभी कभार एसेट परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म नहीं करने का मतलब क्या होता है, कभी कभार इसके लिए, पर जो होता है कचरा नहीं है, ऐसे लोगों को बैड बैंक पैसा दे देता है, और बैंक जब ऐसे लोगों को पैसा दे देता है तो उसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, अब इससे बहुत सारे फायदे हो गए इसके अंदर, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ये वापस से इसको बैंक को पैसा रिटर्न नहीं करेंगे 2017 का, उसका एसेट जो होगा, एसेट 2017 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसके अंदर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने कॉन्सेप्ट बोला था कि भारत के अंदर भी, ठीक है, एनपीए की परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाएगा, बिकॉज विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया, एक पब्लिक, एंड दिस इज नोन एज नॉन रिहैबिलिटेशन, ऐसा एसेट इस तरह का जिसका पैसा पब्लिक या तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट बहुत नहीं आ रहा है बैंक के पास, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग रिहैबिलिटेशन एजेंसी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि वो जो पैसा बैंक ने दिया था, ठीक है, कि भाई ये मेरे को कमा कर देगा, किसने, अरविंद सुब्रमण्यम ने, अरविंद सुब्रमण्यम ने वो पैसा आ ही नहीं रहा वापस, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड बैंक, ठीक है। अब ऐसा होता है का क्या क्या फायदा होगा उस वक्त, किसी को लोन देता है, मान लीजिए इनको लोन दिया, उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा हुआ है, इनको लोन दिया बैंक ने, तो उस इकोनॉमिक सर्वे का बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि भाई देखो 10 साल का लोन है आपके लिए, दो प्रॉब्लम जो है वो 10 साल का लोन है, तो हर साल आप मेरे को इंटरेस्ट देते रहना, पहला क्या है कि ये जो बैंक था कि मान लो आपने 100 रुपए लिए, नहीं था, हर साल को 10-10 रुपए देते रहना इंटरेस्ट, भाई मेरा पैसा इसके पास है, मैं फिर लास्ट से अंदर जाके जब प्रिंसिपल अमाउंट आपको देना हो 10 साल कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे को 100 रुपए भी दे देना। तो ये सालों साल केस चलता है, ऐसा सालों साल केस करता है। तो इसको 10-10 रुपए देना, माल्या इज ए वेरी, तो मान लीजिए पहले साल से उसने 10 रुपए दिए, उसने एक बैंक को चुना नहीं, साल जब देने थे तब उसने नहीं दिए 10-11 बैंक को, तो दैट एसेट, ये एसेट जब होगा थोड़े दिनों बाद, कितने दिनों बाद, आई विल लेट यू नो, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट 11 बैंक्स के पैसे लेकर भागा, यस, ठीक है, ठीक है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि बैंक का जो एसेट था वो परफॉर्म नहीं हो रहा, वो कोई लेकर भाग गया, ये बैंक जो है बैंक वन, ठीक है, ये सोच रहा है कि पैसा लेकर भाग गया है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द बैंक कि उस पैसे को वापस कैसे निकाला जाए अपनी डायरेक्शन के अंदर, है ना। और इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए अलग से केस कर रहा है, कोई पैसा फंसा हुआ है, बैंक कह रहा है कि मेरे को पैसा चाहिए नहीं है, तो लेकर भाग गया, तो भाग गया, और एक कंपनी के अंदर सोच कर कंपनी हो गई डिफॉल्ट, इसका कोई और स्ट्रेटजी से पैसा निकलवाने का, बैंक 6 कोई और स्ट्रेटजी से पैसा, कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैनेजमेंट से बात कर रहा है विजय माल्या के मैनेजमेंट से कि भाई कुछ पैसा दे दो, मैं तो जा रहा हूँ लंदन। तो सबका इफर्ट जो है अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब ये कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो उसके बाद वो पैसा कैसे निकाला जाता है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तो नेट जो हो रहा है वो, ये चीज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर, नहीं पा रहा है इंडस्ट्रियल सिकनेस के अंदर पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिकनेस कैसे हो जाती है, और सिक होने के बाद बैंक तूने केस करा हुआ है वो कैसे निकाला जाता है, जब उसका फैसला आएगा, जब तुम्हारा फैसला देखिए। अभी के लिए आप ये समझिए बैंक ने क्या है, बैंक ने पैसा दिया, बढ़ गया केस तुम्हारा पीछे लगे, ये सब इस तरह से क्या होता है, और इस तरह से वो पैसा डिले हो जाता है, या तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है या फिर प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो जो पैसा होगा, अगर मान लो आरबीआई ऐसे बोले नहीं करे, सॉरी बैड बैंक ऐसे बोले कि भाई मेरे को एक काम करो, तो उसको अपन नॉन परफॉर्मिंग है ना, विजय माल्या का जितना भी बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल मैं क्या हो जाऊंगा, मैं एक तरह से सिंगल लेंडर बन जाऊंगा, ठीक है। तो एक मल्टीपल लेंडर की बैंक ने पैसा दिया, बोरोवर को, बोरोवर लेकर भाग गया पैसा, बोरोवर ने हाथ खड़े कर दी, सब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मतलब तो बैड बैंक से हमको सिंगल लार्ज, ठीक है, एक तरह से लेंडर मिल गया, ठीक है, एक तरह से उसने डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है कि उसने कह दिया कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे जो भी कर्जदार है सब सुन लो, जिसने भी मेरे को कर्जा दिया मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं तो अपनी कंपनी ही बंद कर रहा हूं। उसके इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम हैड सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ द उसके एसेट को रिस्ट्रक्चर करा जाता है, वो रिहैबिलिटेशन एजेंसी, वो अपन अलग डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे जब हम इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, ठीक है। तो अब हम एक जनरलाइज्ड वे के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट को समझ चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसके टेक्निकल डायमेंशन, स्पीडर सेटलमेंट विद बोरोवर्स बाय कटिंग आउट द इंडिविजुअल, ऐसे समझो। और बैंक है सिंगल लार्ज लेंडर होगा, बैंक ने डिपॉजिटर को पैसा दिया, ठीक है, ड्राइव द बेटर मार्केट विद द बोरोवर्स एंड टेक मोर स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट, ठीक है। तो पहले साल तो इसने आराम से 10 रुपए दिए, 12 से ही काम हो जाएगा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले साल 10 रुपए दिए,
दूसरे बैंक साल का जो जब उसकी एनपीए डेट थी, हटाना मान लीजिए कितना आज जरूरी है की डेट है, इकोनॉमी के लिए, तो ठीक मैं है, मतलब बताऊंगा मान लो बेनिफिट। 1 जनवरी इसकी डेट अब थी जैसे ये आया तो कि फिर 1 जनवरी को इसको पैसा क्रिटिसिज्म भी देना बहुत हुआ, और सबसे बड़ा जो इसने क्रिटिसिज्म फर्स्ट करा जनवरी को नहीं वो दिया। आरबीआई बैंक जो ने सोचा गवर्नर अरे थे, भाई भूल फॉर्मर गया होगा, आरबीआई गवर्नर है रघुराम, ना, ठीक है, उन्होंने न्यू ही ईयर इसका सेलिब्रेशन कर क्रिटिसिज्म रहा होगा करा। इसलिए भूल गया होगा, नहीं दिया होगा उन्होंने कहा पैसा, कि यार कोई आप कर बात क्या नहीं, रहो। कल दे देगा, कल भी नहीं दिया, बैंक जो 2 जनवरी है, भी हो गई, कोई बात उसके नहीं ऊपर यार, क्या दे था, देगा आराम एनपीए से। था, 3 जनवरी भी हो गई, पूरा नॉन जनवरी निकल परफॉर्मिंग गया। एसेट। अब बैंक ओ माय ने गॉड, एनपीए किसको दे दिया, बैड बैंक को फिर दे दिया। उसने सोचा चलो फैब में दे देगा, फैब भी निकल गया, काम खत्म। अब बैंक इसका को लगा एनपीए यार चला, कुछ गड़बड़ है, अब बैंक फ्रीली काम कर रहा है। फिर चलो पर उसने देखो सोचा चलो इससे तो फैब बैंक फैब को देख एक लेते गंदी हैं, फिर आदत लग मार्च जाएगी भी ना। निकल गया, बैंक अब किसी को भी पैसे देगा, और एग्जैक्टली और किसी को 90 भी डेज हो पैसे गए, देगा तो उसका एनपीए बढ़ेगा, इसको कोई है टेंशन ना, ही नहीं है एनपीए का। इसका 90 लगेगा डेज हो जब गए, एनपीए बढ़ेगा तो बैड बैंक मंथ को से भेज नहीं देंगे। काउंट कर रहे अपन, डेज से काउंट कर रहे हैं, 90 डेज हो गए इसके पास, है ना, इंटरेस्ट आया 100 नहीं बैंक करोड़ के रुपए पास, का अब हमने बैंक को लोन लगेगा दिया भाई है, कुछ ना ज्यादा से कुछ ज्यादा गड़बड़ हमको है, कितना नुकसान होगा, 10 करोड़ का और नुकसान अब इस होगा, एसेट बाकी को, उसको भेज ये जो देंगे अच्छी एसेट प्राइस पे था, 90 वो बोल देगा करोड़ भाई के अंदर मेरा बैड एसेट बैंक है को ना, अपन भेज परफॉर्म करना देंगे। बंद हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो एक तरह से बैंक जो होंगे फ्री हो जाएंगे, फिर तो बैंक विजय मल्ल्या ठीक से है, वापस फोन करेंगे, भाई तेरे को थोड़ा और पैसा तो चाहिए आई क्या। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। विजय मल्ल्या 90 बोलेगा डेज तुम्हारा का पुराना टाइम पीरियड पैसा तो आपको हमने याद रखना लौटाया है, नहीं। 90 डेज। या फिर कोई अरे प्रिंसिपल बोलेगा कोई अमाउंट का बात मान नहीं, लो नहीं 10 लौटाया साल तो हो क्या गए, हुआ, 10 साल के बाद 100 रुपए उसको देने हैं वापस, और हाँ, वापस देते देते उसको 90 डेज हो गए, और तो एक तरह 90 से डेज मोरल जैसे होता है हजार्ड ना, इसके अंदर तो टर्म बैंक यूज कह करा देता है गया कि ये आरबीआई नॉन की परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ने, एसेट हो मोरल चुका है, हजार्ड, मेरा एनपीए की कैटेगरी के और अंदर इससे वो तो क्या डाल होगा, दो। बैंक को गंदी आदत लग जाएगी, अगर ठीक मैं है, कोई तो बोलते एनपीए हैं की क्या डेफिनेशन तू तो लोन अंडरस्टैंड दे करें। आराम से, कोई ठीक है, दिक्कत हम नहीं ये है, तो समझ फिर गए अगर कि मान लो बैंक लोन नहीं डिपॉजिटर को चला, पैसा दे ठीक रहा है, है, कोई तेरे को ऑफर डिपॉजिटर नहीं देता 90 तो दिन मैं तक खरीद जब तक लूंगा उसको तेरे नहीं को, दे रहा है, थोड़ा 90 बहुत डेज तक पैसा जब तू तक मेरे नहीं को दे दे रहा देना, है बाकी तो मैं उसको खरीद अपन लूंगा। नॉन तो परफॉर्मिंग बता ही एसेट मुझे कह ये रहे फिर हैं। तो, फिर तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है, कि हजरात तो यहाँ पे हजरात देखो इट हजरात, इज लोन और जिसको मेरा एडवांस पैसा फॉर विच चाहिए वो ले लो मेरे से, प्रिंसिपल और द मैं एक इंटरेस्ट तरह से क्या पेमेंट, मनी लेंडर प्रिंसिपल हूँ, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवरड्यू और फॉर अब ए इसको पीरियड भी ऑफ द पता 90 है डेज और मोर, कि बैड बैंक खुल गया है। तो उसको भी मतलब लगता है अगर मैं आरबीआई ने पैसा कहा नहीं दूंगा, 90 डेज हो गए ठीक अभी है, तक पैसे नहीं तो इस है, बैंक की तो तरफ से विजय तो कोई माल्या का ऑब्जेक्शन आंसर नहीं पता ही आएगा, क्या था, बैड विजय बैंक को माल्या का संभालना है आंसर बस, था बैड एनपीए बैंक को वाले तुम अकाउंट संभाल में के डाल रख दो। दो। तो नॉन मोरल परफॉर्मिंग हजार्ड हो एसेट हो जाएगा गया सब, किसके लिए, बताओ। बैंक के लिए। तो आई होप दिस इज आई होप क्लियर टू दिस इज क्लियर एवरीवन टू व्हाट इज द एवरीवन, यहाँ तक डेफिनेशन, समझ में आ रहा 90 है। डेज वाली तो जब ये डेफिनेशन क्या है। पारा आया, ठीक है, अब देखो इसके एक अंदर और चीज होती है 2017 के इकोनॉमिक सर्वे सर्वे के अंदर जब ये चीज आई, तो इसके बाद देखो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जो थे आफ्टर 90 रघुराम डेज, राजन 90 वाज डेज अगेंस्ट द के बैड लोन बाद कॉन्सेप्ट, जो सेइंग होगा दैट उसको इट नॉन क्रिएटेड ए परफॉर्मिंग मोरल एसेट कहने लग हजार्ड, जाएंगे फरिया। इनेबलिंग ठीक बैंक्स टू कंटिन्यू विद देयर रेकलेस अब देखो लेंडिंग एक और चीज होती प्रैक्टिसेस, है, और कभी ये तो कभार एक तरह से बैंक हेल्प जो कर होता रहा है है ना, बैंक एक को तो कि आप नॉर्मल लोन आराम दे से रहा है मस्ती और से एक होता है फार्म पैसा लोन। क्या करो, पैसा दो सब, फार्मर को लोन दे रहा है, ये मान लीजिए फार्मर है कोई, मजे करो, तो फार्मर ठीक को है। जब लोन देते हैं ना तो तो उसके आई अंदर होप क्या दिस इज होता है, क्लियर टू ऐसा होता है कि एवरीवन, ये जैसे आपको फार्मर है, सबको क्लियर है। राइट, तो फार्मर क्या करेगा अब कि अपनी गवर्नमेंट ने सर लोन कोई, लिया 100 रुपए का, अब मान अब लो सौ सर रुपए के बैड उसने बैंक जो फर्टिलाइजर बनाएंगे, खरीद लिए, बैड सीड बैंक जो खरीद लिए, बनेगा ये मान सब लो, चीजें करा, और फिर उसने क्या उसके करा, अंदर क्रॉप लगाया। गवर्नमेंट इसके अंदर पैसा कैसे आएगा, ठीक है, कौन इसको सपोर्ट और करेगा, क्रॉप क्या लगाया, फिर प्राइवेट क्रॉप बड़ा एंटिटीज हुआ, होगी, और ये सब क्रॉप को चीजें फिर क्या बैड करा, बैंक भारत के अंदर है क्रॉप कि को उसने नहीं, बेच दिया। है ना। और फिर तो इसके पास जो बैड बैंक पैसा जो आएगा कॉन्सेप्ट है वो वो क्या भारत के करेगा, अंदर है, वो ये बैंक को दे देगा। और ये कब आया था, यूनियन लोन बजट लिया ना तो बैंक को दे 2021 देगा, ऐसा 22 होता है के फार्मर अंदर के केस के गवर्नमेंट ने अंदर। तो अनाउंस करा फार्मर के केस कि के अंदर हम ये 90 गवर्नमेंट डेज नहीं अपना देखा एक जाता, बैड बैंक खोलेगा, 90 डेज पीरियड नहीं देखा जाता। तो फार्मर के केस के अंदर क्या और देखा उसको जाता बोला है, नेशनल क्रॉपिंग सीजन एसेट देखा जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, NARCL, क्रॉपिंग सीजन देखा जाता है। कुछ क्रॉप्स होती है वो शॉर्ट क्रॉप्स होती है, शॉर्ट क्रॉप्स, ठीक है। है NARCL ना, क्या शॉर्ट है, ड्यूरेशन राइट, ये क्रॉप। कैसे वर्क करता है ये तो हम बाद शॉर्ट में पढ़ेंगे, ड्यूरेशन क्रॉप के बस मैं केस के आपको अंदर थोड़ा सा ये अगर मान बताना लीजिए चाहता लोन लिया है हूँ शॉर्ट कि ड्यूरेशन देखो क्रॉप के लिए, 2021 के बजट के अंदर तो क्या होगा, एक तरह से उसको नेशनल आपको एसेट 2 रिस्ट्रक्चरिंग क्रॉपिंग कंपनी, सीजन तक के ठीक है, बाद आपको, इसके बारे अगर में बोला आपने गया और इंटरेस्ट पे नहीं कैबिनेट करा, इसको एक अप्रूव कर क्रॉपिंग दिया सीजन था, निकल गया, अभी फिर दूसरा नेशनल क्रॉपिंग एसेट सीजन निकल गया, रिस्ट्रक्चरिंग उसके कंपनी बाद इज आपने देयर इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो फंक्शनिंग, उसको ठीक नॉन है, और उसने परफॉर्मिंग काफी एसेट जो बोला है जाता है। लोन जो ठीक है, एनपी है और उसने इन वो केस हटा ऑफ दिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म, ये था लॉन्ग ड्यूरेशन टारगेट, था क्रॉप्स, इसका लॉन्ग 2 ड्यूरेशन लाख क्रॉप जब करोड़ तक का 6-6 महीने एनपी हो जो है जाते हैं उन्हीं के उसको अंदर, हमको हटाना ठीक है, है, ठीक है। वो अब ये क्या है, कैसे वर्क उसके
इसके करता अंदर है, अगर राइट। आपने क्या करा है, NARCL आपने क्या है, और इंटरेस्ट इसकी पेमेंट दो एक कंपनीज क्रॉप खुली थी, सीजन देखिए के बाद गवर्नमेंट नहीं ने, करा, नेशनल एक एसेट क्रॉपिंग सीजन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद नहीं कंपनीज करा, तो एंड फिर क्या हो इंडिया जाएगा, डेट तो फिर रिजोल्यूशन उसको नॉन कंपनी परफॉर्मिंग एसेट लिमिटेड, कहा ठीक है। जाएगा। अब मतलब इसके आज अंदर की जो डेट में पैसा आपको होता है करना था वो जो होता और है एक क्रॉपिंग सिक्योरिटी सीजन निकल रिसीट्स गया, का होता पूरा है, का ठीक पूरा है, कैश क्रॉपिंग के अंदर सीजन निकल निकल गया, गया पैसा उसके होता है, बाद ये भी सब आपने चीजें नहीं अगर करा ये पे, कैसे वर्क करता तो है, इसका मतलब ठीक है, कुछ कैसे गड़बड़ ये है। सरफाइसी एक्ट के अंदर सरफाइसी एक्ट किया तो जाएगा, फार्मर के केस के अंदर सिक्योरिटाइजेशन दिस इज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिफरेंट, दिस इज फाइनेंस स्लाइटली एंड डिफरेंट। एसेट एंड उसके अंदर एनफोर्समेंट डेज ऑफ नहीं काउंट सिक्योरिटी होंगे, यहाँ इंटरेस्ट पे एक्ट क्रॉपिंग सीजन काउंट हो जाता 2022 है। उसके और शॉर्ट उसको ड्यूरेशन पढ़ाना क्रॉप्स, पहले शॉर्ट जरूरी ड्यूरेशन हो क्रॉप के जाएगा, लिए राइट। ये और टू किस तरह से क्रॉपिंग सीजन के सिक्योरिटी लिए होता रिसीट्स है, क्या और फॉर होता है, लॉन्ग ये ड्यूरेशन सब चीजें अपन क्रॉप इट इसके इज अंदर फॉर द सीखेंगे, वन गवर्नमेंट का क्रॉप क्या सीजन। सपोर्ट है, गवर्नमेंट किस तरह से इसको सपोर्ट कर ठीक रही है, है, आई होप दिस इज क्लियर राइट। टू एवरीवन, ये सारी चीजें हम है ना, तभी ये पढ़ सबको पाएंगे जब क्लियर हम है। इंडस्ट्रियल तो सिकनेस नॉन पढ़ पाए, परफॉर्मिंग एसेट इन केस बेसिकली ऑफ सरफाइसी एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ जब फार्म पढ़ लोन्स, पाए। द तो एनपीवी ये मैंने बच्चे बता तो शॉर्ट रखा है ड्यूरेशन पूरा का पूरा, क्रॉप मैं अभी भी पढ़ा इंटरेस्ट रहा हूँ, नॉट तो पेड आपको फॉर पर द उतना अच्छे से समझ टू में नहीं क्रॉप आएगा फिर। सीजन, ठीक है, उतने अच्छे एंड से लॉन्ग मजा नहीं ड्यूरेशन आएगा, तो क्रॉप इट्स इंटरेस्ट नॉट बेटर कि पेड फॉर हम द थोड़ा वन सा क्रॉप वेट कर सीजन, लें दैट और इज वेट करने के हाउ बाद इट इसको वर्क्स, अंडरस्टैंड ठीक है, करें, इन द केस ऑफ फार्म लोन और द ठीक है। आई होप दिस एग्रीकल्चर इज लोन। क्लियर टू एवरीवन, सो बैंकिंग ठीक है। डायमेंशन के अंदर हमने तो आई होप दिस कुछ इज क्लियर टू डायमेंशंस पढ़ एवरीवन, लिए हैं, कुछ यहाँ मैंने पर आपको आपको जैसे इसके बताया, अंदर देखो समझ में आ बैंकिंग गया के होगा अंदर अभी व्हाट इज बेसिक के नॉन अंदर हम देखें तो परफॉर्मिंग एसेट, 50% ही हम पढ़े होंगे, है ना।
कि 50% ही बढ़ेंगे, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर 50% और पढ़ना है, पर वो अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमको काफी चीजें उसके अंदर समझनी पड़ेगी कि 90 डेज हो चुके हैं उसके बाद पढ़ेंगे तो उनके अंदर अंदर बैंकिंग आता है, ठीक है। मान लीजिए 90 डेज हो चुके हैं, 90 डेज के बाद का फिर जो है वो थोड़ा सा एनपीए हो गया है, पॉज दे रहे हैं, ठीक है। वी विल रिज्यूम इट लेटर ऑन, यही तरीका होता है पढ़ाने का। एक साथ पढ़ाओगे तो समझ में आएगा, एनपीए हो चुका है उसके बाद 4 क्लासिफिकेशन और है। अभी तक जितनी हमने बस लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से अपन ने जो पढ़ा दैट इज राइट, ठीक है, वो बैंकिंग का अपन ने पढ़ा। अब एक दो टॉपिक्स और है, ठीक है, एक होता है जो एक तरह से अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे दिए। एक तो इंक्रीमेंटल सीआरआर है, कैश रिजर्व, एक होता है लॉस असेट, ठीक है, ठीक है, लॉस असेट। तो ये क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, डाउटफुल एसेट क्या होता है, लॉस एसेट क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो देखो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब एसेट विच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ, मतलब 90 डेज हो चुके हैं और 90 डेज के बाद एक साल निकल गया है, ठीक है, एक साल तक का जो पीरियड है, ठीक है, एक साल तक का पीरियड है, 90 डेज प्लस 1 ईयर का जो पीरियड है, ये जो बीच का पीरियड होता है इसको अपन बोलते हैं कि एसेट जो हमारा चल रहा है वो सब स्टैंडर्ड एसेट चल रहा है। देखो क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, मान लो मैं कह दूं बैंक से बैंक से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा एनपीए कितना है, तो एनपीए उसने बता दिया कि हाँ मेरा एनपीए 1 करोड़ है, मतलब मेरा कुछ एसेट्स ऐसा है 1 करोड़ रुपए का जो वापस से क्या है, वापस से मेरे पास नहीं आया। पर इससे ये तो नहीं पता चला ना, इससे तो ये पता चल गया 90 डेज एंड अबोव मेरे पास नहीं आया। अब अबोव कितना है ये तो पता नहीं चला ना, कि हो सकता है 91 डेज ही हुए हो अभी, और एक एसेट मान लो कुछ पैसा जो है, मान लो 50 लाख रुपए जो है उसके अंदर 91 डेज ही हुए हैं अभी, और कुछ पैसा जो है उसके अंदर मान लो 20 लाख रुपए जो है उसको गए आप ऑलमोस्ट 90 प्लस 90 डेज, 180 डेज हो गए इसको। और तीसरा जो 30 लाख रुपए है उसको हो गए 90 प्लस 2 ईयर्स, ये हो गए। तो जब बैंक से पूछा गया भाई तुम्हारा एनपीए कितना है, तो बैंक ने 1 करोड़ रुपए बताया, तो 1 करोड़ से ये नहीं पता चला ना कि कौन सा ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, 90 डेज एंड अबो की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये तो सबका है, पर 90 डेज प्लस 91 डेज के अंदर कौन है ये तो नहीं पता चला, ये भी नहीं पता चला 90 प्लस 2 ईयर्स के अंदर। तो ये तीनों अलग अलग है ना, इसमें तो बहुत सीवियर केस है भाई, 90 डेज तो हो गए और उसके साथ साथ 2 साल और हो गए अभी तक पैसा वापस नहीं आया, तो उसको तो अलग कैटेगरी में डालना चाहिए ना। इसी तरह इसका भी अलग केस है कि 90 डेज हो गए उसके अलावा फिर और अगर आप देखेंगे तो 180 डेज और हो गए, 6 मंथ्स और हो गए, तो इसको अलग कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। इसको अटक कर तो सीवियरिटी ऑफ एनपीए डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में उसको डाला जाएगा ना। सिर्फ ऐसा बोलने से कि 1 करोड़ रुपए एनपीए है तो ये तो नहीं पता चला ना कि 1 करोड़ रुपए में कितना ऐसा पैसा है जो कि ज्यादा बड़ा मतलब समय हो गया उसको दिए हुए, जो लौट कर वापस। कुछ तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक दिन बाद का ही है, कुछ ऐसा हो सकता है 1 साल बाद का है, कुछ ऐसा हो सकता है 2 साल बाद का, एंड सो ऑन, ठीक है। तो देयर इज फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए आल्सो, कि एक बार एनपीए हो गया तो एनपीए के बाद अगर 90 डेज हो चुके हैं, 90 डेज के बाद अगर मान लीजिए 12 मंथ्स और हो चुके हैं, तो ये जो पीरियड होगा 90 डेज के बाद का, ये जो पीरियड होगा दैट इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट, एसेट, समझ में आ रहा है। तो एनपी हो गया मतलब 90 डेज से ज्यादा हो गए, सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब 90 डेज से ज्यादा होके 12 मंथ तक ये वाला पीरियड हो गया है, राइट, मतलब 90 प्लस 364 डेज ऐसे मानकर चलो, 90 प्लस 365 डेज ऐसा हो चुका है। 90 प्लस 366 डेज के अंदर कुछ और कैटेगराइजेशन है, डोंट वरी, ठीक है, वो अलग है, पर 90 प्लस 0 से लेकर 365 डेज के बीच में जो क्लासिफिकेशन है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे, ठीक है, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 है कि डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट ये तो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। अब दूसरा कैटेगरी है दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट का मतलब क्या होता है कि एसेट जो कि सब स्टैंडर्ड रह चुका है, मतलब सब स्टैंडर्ड वाला मतलब ये वाला कंडीशन, प्लस इसके बाद और 12 मंथ्स हो गए, ठीक है, तो उसको हम डाउटफुल एसेट के अंदर कहेंगे। मतलब इसके अंदर 90 डेज तो हो चुके हैं, 90 डेज के बाद 365 डेज भी हो चुके हैं, फिर इसके बाद
फिर 0 से 365 डेज का जो भी पीरियड होगा, इसके बाद जो भी पीरियड हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, है ना? तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़े। सब स्टैंडर्ड एसेट, एसेट विच हैव रिमेन्ड एनपीए, एनपीए रह गए, मतलब एनपीए हो गया 90 डेज हो गया, फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। तो 90 प्लस 0 से लेकर 12 मंथ्स जो होगा, ये जो पीरियड होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज, कैसा एनपीए, वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से डाउटफुल एसेट होता है, एसेट विच हैव कैटेगरी, विच हैव रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट। ठीक है। इसी तरह से लॉस एसेट, इट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट कंटिन्यूअस एज ए बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड, है ना? ये कोई बैंकेबल एसेट का, इसका कोई वारंटेड नहीं होता है। अब ये क्या होता है, वारंटेड, राइट ऑफ, ये सब चीजें क्या होता है, ये आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। ऑल्दो देयर में भी सम सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू, कुछ सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू होती है, पर इसको लॉस एसेट मान लेते हैं। मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट के बाद जो भी होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लॉस एसेट, उसको हम लॉस एसेट मान लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए अगर हम देखेंगे तो पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है कि 90 डेज हो चुके हैं साहब, 90 डेज के बाद फिर 0 से 12 मंथ का जो पीरियड होगा, ठीक है, 0 से 12 मंथ का पीरियड होगा, दैट इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट, उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। ठीक है। सेकंड, डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट मतलब 90 डेज हो चुके हैं, उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट भी हो चुका है, 0 से लेकर 12 मंथ भी निकल चुके हैं, तो इसके बाद वाले पीरियड को, ठीक है, इसके बाद वाले पीरियड को 0 से 12 मंथ्स अगेन, है ना, नेक्स्ट ईयर वाले पीरियड को हम क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट बोलेंगे। इसके बाद अब क्या होगा, अब जो है और ज्यादा टाइम निकल रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन लॉस एसेट बोलेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, थर्ड लॉस एसेट हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लोन देना था 1 जनवरी को, ठीक है, 270 डेज हो जाते हैं पर लोन अभी तक आया नहीं, तो किस में रखेंगे वो, सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर कि डाउटफुल एसेट के अंदर? 270 डेज हो गए, 1 जनवरी को लोन आना था, प्रिंसिपल अमाउंट आना था मतलब, तो ऐसे ऐसे के अंदर हो, समझ गए? ठीक है। और मान लो 400 डेज हो गए, तो 1 जनवरी को लोन आना था, इंटरेस्ट मतलब, लोन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट आना था, तब डाउटफुल एसेट आ जाता है, वेरी गुड। भाई 1 जनवरी के बाद 90 डेज भी तो गिनने हैं, 90 डेज प्लस 365 से कम, 365 से कम, तो 400 तो सब स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा ना। परिया देवयानी, एकदम से मत लिखा करो, थोड़ा सोच के लिखा करो। इज दिस क्लियर देवयानी, आपको क्लियर है? ठीक है। डाउटफुल एसेट तो क्या होगा, जब 365 प्लस 90 डेज इनको ऐड करो, ये कितना आता है, 455। जब 455 मतलब मान लो 470 डेज हो जाएगा, तब जाकर डाउटफुल एसेट होगा। ये पीरियड चला गया, इस पीरियड के बाद जो पीरियड होगा, दैट विल बी डाउटफुल एसेट। 400 डेज देखा नहीं आपने, बस आपको 1 ईयर याद रह जाता है, ये भी तो देखो 90 डेज का पीरियड। मैंने बोला 1 जनवरी को लोन आना था, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आना था, वो आया नहीं, उसके बाद से मैं कह रहा हूं, उसके बाद से अगर मान लो 400 डेज हो गए, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? दैट्स हाउ यू हैव टू